हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि बढ़िया होंगे। और आज है 9 अप्रैल और स्टार्ट करते हैं आज के द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स का एनालिसिस। ओके, सो पहली न्यूज़ आती है हीट वेव से रिलेटेड। अब हम सब जानते हैं कि क्लाइमेट चेंज काफ़ी जल्दी हो रहा है, हमारे एक्शंस की वजह से भी और कुछ नेचुरल फैक्टर्स की वजह से भी। तो आने वाले टाइम में काफ़ी हीट वेव्स आएंगी, काफ़ी ज़्यादा जो है टेम्परेचर बढ़ने वाला है। अब उसका इम्पैक्ट हमारे रोज़ होने वाले कामों पे और कई चीज़ों पे बहुत ज़्यादा पड़ेगा। इनफैक्ट जो हमारा टारगेट है कि जो हमें रिन्यूएबल कैपेसिटी अचीव करनी है, उस पर भी कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। आइए जानते हैं कैसे। सबसे पहली बात तो द इंडियन मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो हमारा IMD है, उन्होंने प्रेडिक्ट किया है एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ हीट वेव डेज फॉर द फोर्थ कमिंग समर। आने वाली समर में हीट वेव्स पड़ने वाली हैं भाई, सिंपल सी बात है। और कंसर्न्स काफ़ी सारे हैं इसके। एक तो वाटर क्राइसिस होगा, उसकी वजह से फूड इन्फ्लेशन वगैरह होगा। तो इस तरह के बहुत सारे चैलेंजेस हमें फेस करने को दिख सकते हैं और इनका असर कहीं ना कहीं एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी पे होगा। हमारी जो क्रॉप्स वगैरह होती हैं उतनी नहीं हो पाएंगी और कहीं ना कहीं इसी वजह से फूड इन्फ्लेशन वगैरह होगा। ठीक है, सिर्फ इतना ही नहीं, हमारी हेल्थ पे इनके काफ़ी सीवियर इम्पैक्ट्स पड़ सकते हैं। स्पेशली जो वल्नरेबल सेक्शंस हैं हमारी सोसाइटी के, जैसे कि एल्डर्स हो गए, बड़े बूढ़े लोग या फिर बच्चे, उन पे बहुत मेजर इशू पड़ेगा इन सब चीज़ों का। और इतना ही नहीं, जितनी भी गर्मी पड़ रही है उसकी वजह से अर्बन एरियाज़ में और ज़्यादा डिमांड बढ़ेगी पावर की। उतना ही लोग AC वगैरह यूज़ करेंगे या बाकी सारी जो चीज़ें होती हैं, तो कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट बहुत सारी जगह देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो कोल फायर्ड पावर प्लांट्स होते हैं, हम सब जानते हैं कि हम जितनी भी कोशिश कर रहे हो अभी रिन्यूएबल की तरफ जाने की, पर कहीं ना कहीं अभी भी हमारा जो सिग्निफिकेंट पोर्शन है पावर का, वो कहाँ से सप्लाई होता है, तो वो कोल के प्लांट से होता है, कोल फायर्ड पावर प्लांट से होता है। वैसा क्यों? क्योंकि एक तो इससे जो पावर जनरेट होती है उसको स्टोर किया जा सकता है, और चाहे फिर जैसे वो सब होते हैं कि कभी डिमांड ज़्यादा आ रही है, कभी डिमांड कम आ रही है, तो उस हिसाब से इसको एडजस्ट भी किया जा सकता है। जबकि ऐसा बाकी के जो हमारे रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं, जैसे कि सोलर एनर्जी हो गया या विंड एनर्जी हो गया, उसमें वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। हमारा टारगेट है, इंडिया का टारगेट फॉर रिन्यूएबल्स इज वी हैव टू अचीव बाय 2030 500 गीगावाट ऑफ पावर जनरेशन कैपेसिटी। ऑल राइट, और इसके लिए हमें काफ़ी सारे चेंजेस लाने पड़ेंगे, जैसे कि मैंने बताया कि सोलर एनर्जी वगैरह ज़्यादा अडॉप्ट करनी पड़ेगी और ऐसी सारी चीज़ें हैं। लेकिन हम कैसे करें जब तक कोई प्रॉपर उसकी स्टोरेज के लिए कोई अच्छा सोल्यूशन नहीं मिलता, तब तक कैसे हम ड्रास्टिकली मूव कर सकते हैं उस पर, राइट। तो उस पर थोड़ी एडवांसमेंट होने की ज़रूरत है, रिसर्च वगैरह करने की ज़रूरत है। So solar power is a significant component of this transition, considering that we live in a tropical area। हम tropical area में रहते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे पास सबसे बड़ा पोटेंशियल सोलर एनर्जी का है। लेकिन बात आती है भाई, इसको स्टोर कैसे करें। और तो और अगर बारिश आ जाती है या बादल छा जाते हैं, तब मतलब ये उतनी रिलायबल नहीं होती है, तो इसका इंटरमिटेंट नेचर है। इंटरमिटेंट मतलब ऑन ऑफ रहता है, ठीक है। रेगुलर सप्लाई करना मुश्किल है अनलेस इसमें प्रॉपर स्टोरेज कैपेसिटी जो हो डेवलप हो। इसलिए कोल अभी कहीं ना कहीं अभी भी एक मेजर रोल प्ले करता है हमारी लाइफ में। तो अब जैसे जैसे हीट वेव्स बढ़ेंगी उतनी ही पावर की ज़रूरत पड़ेगी लोगों को अर्बन एरियाज़ में, और उतना ही ज़्यादा कोयला जलेगा और उतना ही ज़्यादा फिर से हीट बढ़ेगी। तो इट्स लाइक अ विशियस साइकिल इन विच वी ऑल आर ट्रैप्ड। और इसी वजह से ऑथर ने बोला है कि हीट वेव्स वुड इम्पैक्ट आर एम टू मूव फ्रॉम कोल टू रिन्यूएबल्स। इनफैक्ट इस हमारा जो गोल हमने टारगेट करके चल रहे हैं उस पर भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट आ सकता है, ठीक है। सो ये बात थी इसमें। आई होप आपको समझ में आ गया। सिंपल सा आर्टिकल था, स्वीट सा आर्टिकल था और आपको फटाफट समझा भी दिया। आगे बढ़ते हैं। TSAT-1A। नाउ व्हाट इज़ दिस? इट इज़ अ सैटेलाइट। एक सैटेलाइट है जो कि हमारी कंट्री की पहली
मिलिट्री ग्रेड जियो स्पेशल सैटेलाइट है। पहली मिलिट्री ग्रेड मतलब कोई मिलिट्री के यूज़ में आने वाली ऐसी सैटेलाइट बनाई गई है किसी प्राइवेट सेक्टर कंपनी के द्वारा। और कौन है वो प्राइवेट कंपनी? नन अदर देन टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड, यस ऑफ कोर्स। और उन्होंने किसी के साथ कोलैबोरेशन में बनाई है तो सैटेलॉजिक है, ठीक है। सो दे अनाउंस द सक्सेसफुल डिप्लॉयमेंट ऑफ TSAT-1A सैटेलाइट इनटू स्पेस, यानी कि उसको सक्सेसफुली डिप्लॉय किया जा चुका है इन लो अर्थ ऑर्बिट। इस सैटेलाइट की बात करें तो इट इज़ अ सब-मीटर रेजोल्यूशन अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। बहुत ही प्रिसाइजली ये अर्थ को ऑब्जर्व करके जो है इमेजेस प्रोवाइड करवाएगी, जिससे ये हमारे काफ़ी यूज़ में आने वाली है। सिर्फ सरकार के ही नहीं, मिलिट्री वगैरह की और बाकी चीज़ों में भी हमें काफ़ी मदद में आएगी। सो बात करते हैं इसे भेजा कहाँ से गया। तो इसे US से भेजा गया हमने, मतलब इन्होंने टाटा और सैटेलॉजिक ने। एक्चुअली एक मिशन ऑलरेडी जा रहा था बैंडवैगन 1 मिशन करके, तो उन्हीं के साथ उन्हीं के पेलोड पे हमने इसे सेंड किया। और SpaceX के फाल्कन 9 रॉकेट जो है इन्हें लेके गया। और कहाँ से एग्जैक्टली विच प्लेस इन US? इन कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा, या थिंक से आपने सुन रखा होगा। और कहाँ पे गया? लो अर्थ ऑर्बिट में। And it was assembled and constructed in TASL's Assembly Integration and Testing Plant। कर्नाटका के ही एक वेमागल फैसिलिटी है, वेमागल में, वहाँ पे इसे पूरा कंस्ट्रक्ट करके असेंबल किया गया। एंड जैसा कि मैंने पहले बताया, इट विल डिलीवर हाई रेजोल्यूशन ऑप्टिकल सैटेलाइट इमेजेस। मतलब इतनी प्रिसाइज कि मैं क्या बताऊँ। मतलब इट इज़ पॉइज्ड टू डिलीवर हाई रेजोल्यूशन इमेजरी with remarkable precision, even less than 1 meter per pixel, just imagine। और इसके वज़न की बात करें तो less than 50 kg, वाह भाई वाह। और एक बार ऑपरेशन हो गई अच्छे से तो it is expected to cater primarily to the government and armed forces, offering high resolution military grade imagery। सो मिलिट्री के ऑफकोर्स काम में आएगी, सरकार के भी काम में आएगी। और इसी तरह से बहुत ही बढ़िया बात हो गई आगे। तो होप आपको ये याद रहेगा TSAT सैटेलाइट। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट आती है मुद्रा योजना। मुद्रा योजना क्यों न्यूज़ में रही? ये इसलिए न्यूज़ में रही क्योंकि इसमें जो लोन्स डिसबर्स किए जाते हैं, ये एक तरीके की स्कीम है, जिसको नहीं पता मैं बता दूँ, जो कि चालू की गई थी 2015 में। और इसमें ये एम था कि भाई लोन्स वगैरह डिसबर्स किए जाएंगे उन सेक्शंस को जिनके पास प्रॉपर फाइनेंस नहीं होता अपना खुद का बिजनेस सेटअप करने के लिए, कोई कारोबार बढ़ाने के लिए। तो उनके हेल्प के लिए ये योजना लाई गई थी। और उसी में लोन्स का जो अमाउंट है क्रॉस कर चुका है पिछले फाइनेंशियल ईयर में 5 लाख करोड़ का मार्क, विच इज़ अ ह्यूज अचीवमेंट। और तो और मजे की बात यह है कि इसमें जो बेनिफिशरीज हैं उसमें 70% महिलाएं थी, वुमेन थी। आखिरकार औरतें बढ़ेंगी तभी तो तरक्की करेगा हमारा देश। अब इस स्कीम में 3 कैटेगरी में लोन्स दिए जाता है: शिशु, किशोर, तरुण। शिशु कैटेगरी में अप टू 50,000 दिए जाते हैं, किशोर में 50,000 से 5 लाख एंड तरुण में 5 लाख से 10 लाख। और किसके अंडर आता है? तो ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर। ऑफ कोर्स फाइनेंस से रिलेटेड बात है तो उसी में आएगा। मुद्रा एक्चुअली इस नाम की इन्होंने एजेंसी ही बना दी थी, जिसकी फुल फॉर्म है माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी अंडर दिस योजना, एंड इट वाज एस्टैब्लिश्ड टू फाइनेंस द सेटिंग अप ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज इन द कंट्री। जो भी छोटे छोटे लेवल पे माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज होती हैं उनको प्रमोट करने के लिए ये एजेंसी बनाई गई थी। और बोला गया था बैंक वगैरह से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वगैरह से कि भाई साहब आप इनको लोन दीजिए और इसको हम रीफाइनेंस कर देंगे। मतलब आप जितना भी उनको लोन देंगे हमारी तरफ से पैसा ले लेना, लेकिन आप लोन बांटो उनको, ठीक है। सो इट वॉज एनविजन टू एनकरेज एंटरप्रेन्योरशिप अमंग द अंडर प्रिविलेज्ड सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। और इस तरह से हमारी सरकार जो है वो कोशिश कर रही है कि एंटरप्रेन्योरशिप को आगे बढ़ाया जाए, लोगों को एनकरेज किया जाए कि अपना कारोबार, अपना खुद का कारोबार वगैरह कुछ स्टार्ट करें, पैसा हमसे ले लें भले ही, ठीक है।
तो ये बात है। नेक्स्ट आता है MSRA। MSRA क्या होता है? ये एक तरीके का अग्रीमेंट है जो कि हुआ है US नेवी के और कोचिन शिपयार्ड के बीच में, ठीक है। अब इसमें होगा क्या ना कि US के जो नेवल वेसल्स होते हैं उनको रिपेयर करने का काम मिलेगा CSL को, कोचिन शिपयार्ड को। अब ये कोई पहली इंडियन कंपनी नहीं है जिन्होंने ऐसा एग्रीमेंट किया है। इनफैक्ट इससे पहले लार्सन एंड टोब्रो एंड मजगांव डॉक लिमिटेड, इन्होंने भी ऐसे एग्रीमेंट साइन किए हैं। तो ये तीसरी इंडियन शिपयार्ड है टू गेट इनटू सच एन एग्रीमेंट। और इससे होगा क्या ना, ये दोनों ही नेशंस के लिए कहीं ना कहीं बेनिफिशियल है। इससे एक तो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, हमारे इंडिया के जो शिपयार्ड्स हैं उनका एक्सपर्टीज़ वगैरह लेवल बढ़ रहा है, और जो US के लोग हैं, US में जो नेवी शिप है उनके रिपेयर के लिए उनको बहुत सारे अलग अलग ऑप्शंस मिल रहे हैं। सो इस तरह से दोनों ही नेशंस के लिए ये फ़ायदेमंद हो गया, बहुत ही बढ़िया। और इसी के साथ होता है आज का सेशन खत्म। आई होप इट हेल्प्स यू। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।